अस्सलाम वालेकुम। ये एक ऐसी लड़की की दास्तान है जो एक वडेरे के जुल्म का शिकार हो गई। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी उन दिनों एक ऐसी खूबसूरत शाहराह पर थी जहाँ हर तरफ उम्मीदों के चिराग रोशन थे। यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी साल था और मैं दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि अपनी डिग्री मुकम्मल करके अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकूं। घर का माहौल भी अजीब सी खुशी और हलचल से भरा हुआ था। अब्बू ने कनाडा मुंतकिल होने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। हमारा पुराना घर और वो गाड़ी जिसमें हमने बचपन गुजारा था, सब कुछ फ़रोख्त हो चुका था। अब्बू अक्सर रात को खाने की मेज़ पर बैठकर हमें कनाडा के सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते, जबकि अम्मी खामोशी से उनकी बातों पर मुस्कुरा दिया करती थी, मगर उनकी आंखों में अपना वतन छोड़ने का दुख भी साफ झलकता था। उनका दिल नहीं करता था कि वो अपना वतन छोड़ दें। मेरी बड़ी बहन मरियम की शादी की तारीखें भी करीब आ चुकी थी और घर के हर कोने में नए कपड़े, जेवरात और मेहमानों की फहरिस्तों पर बहस चल रही थी, मगर किसी को खबर नहीं थी तकदीर के पर्दे के पीछे हमारे लिए कुछ और ही लिखा जा चुका था। जैसे ही कनाडा जाने की तैयारियां चल रही थी, जब से हमारी गाड़ी फ़रोख्त हुई थी, मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस का तवील सफ़र करना पड़ता था। वो सुबह का वक़्त जब मैं स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार करती, मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई दूर से मसलसल मेरी निगरानी कर रहा है या मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बाद मैंने नोट किया कि एक चमकती हुई काली पजारो, जिसके शीशे गहरे स्याह थे जिनमें से कुछ नज़र नहीं आता था, रोज़ाना मेरा पीछा करती है। एक दिन जब वो गाड़ी मेरे करीब से गुज़री तो उसका शीशा थोड़ा नीचे सा हुआ। अंदर से एक अधीर उम्र का शख्स बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक और संजीदगी थी जो मेरे पूरे वजूद में झुरझरी पैदा कर गई। उसकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे थे और उसका लिबास उसके बेतहाशा अमीर होने की गवाही दे रहा था। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मैंने खौफ के मारे अपनी नज़रें झुका ली थी और तेज़ कदमों से चलने लगी थी। कई बार मेरा जी चाहा कि घर वालों को बताऊं कि वो शख्स मेरा पीछा करता है, लेकिन ये सोच कर रुक जाती थी कि घर में पहले ही शादी की वजह से सब परेशान हैं और कहीं मेरे अब्बू मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद ना करवा दें, क्योंकि वो पुराने ख़यालात के मालिक थे और मैं पढ़ना चाहती थी। और बेटियों की हिफाजत के मामले में अब्बा बहुत हसास थे। इम्तिहानात के दिन करीब आ गए और मेरी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज़ हो गई थी। वो गाड़ी अब भी नज़र आती थी, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी पेपर था और आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे से हो गया था और आज इस तवील सफ़र का एक मरहला भी मुकम्मल होने वाला था। पेपर देने के बाद मैंने अपनी सहेलियों के साथ ढेरों बातें की। उनके साथ हमने एक दूसरे के साथ अलविदा कहा और मुस्तकबिल में मिलने के वादे किए, जबकि हालांकि हम में से कोई भी नहीं जानता था कि हम मिलेंगे या नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली तो शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैं बस स्टॉप की तरफ अपनी धुन में मगन जा रही थी कि अचानक वही काली पजारो मेरे बराबर आकर रुकी। इस बार गाड़ी से दो लंबे तड़ंगे आदमी बाहर निकले। उनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या मदद के लिए पुकारती, चीखती चिल्लाती, उनमें से एक ने मेरा बाजू मजबूती से जकड़ा और दूसरे ने मेरे मुंह पर एक तेज़ बू वाला रुमाल रख दिया था। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा चलने लगा और सड़क पर चलते हुए लोग मुझे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। मैंने बहुत आंखें खोलने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं एक ऐसे कमरे में थी जो किसी महल का बड़ा हिस्सा मालूम होता था। ऊंची छतें, कीमती फानूस और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स मेरी आंखों को खेरा कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ खौफ की लहरें उठ रही थी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। मैंने उठकर दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की तो पता चला कि वो बाहर से बंद था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और वही शख्स जिसे मैंने गाड़ी में एक दिन देखा था अंदर दाखिल हुआ, जो गाड़ी में बैठकर मेरा पीछा किया करता था। उसने निहायत ठहरे हुए लहजे में अपना तारुफ करवाया था कि मेरा नाम सिकंदर शाह है। उसने बताया कि वो उस इलाके का सबसे बाअसर जागीरदार है और पहली नज़र में ही मुझे अपना बनाने का फ़ैसला कर चुका था। उसकी बातों में एक अजीब सा गरूर था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज़ खरीदने की बात कर रहा हो।
میں نے روتے ہوئے اس سے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے گھر پر میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس نے غرور سے صرف اتنا کہا کہ تمہارے والدین کو اب تمہاری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب سے تم میری ذمہ داری ہو، اور وہ بہت جلد پوری دنیا تمہیں میری بیوی کے طور پر جاننے لگے گی، اور تم خوش قسمت ہو کہ سکندر شاہ کی بیوی بن رہی ہو۔ اس کی ان باتوں نے میرے رہے سہے حوصلے بھی توڑ دیے، اور میں فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں اس رات دیر تک روتی رہی، اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ جب میں گھر پہنچی تو وہاں کہرام مچا ہوا تھا۔ ابو اور بھائی بدحواسی میں پولیس اسٹیشن جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور سب لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ امی مسلح پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر امی تڑپ کر میری طرف اٹھیں، لیکن میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ میں انہیں اپنی بربادی کی داستان سنا سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے سکندر شاہ کا نام لیا اور اس کا پیغام پہنچایا تو ابو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا وہ جانتے تھے کہ سکندر شاہ ایک ایسا نام ہے جس کے سامنے قانون بھی بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون کے سارے محافظ اس کے غلام تھے۔ ابو نے غصے اور غیرت میں آ کر کہا کہ اسی وقت کینیڈا میں موجود بھائی کو فون کیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی بیٹی کا سودا نہیں کریں گے۔ اس رات ہمارے گھر میں کوئی بھی ڈر کے مارے، خوف کے مارے سو نہیں سکا تھا۔ ہر آہٹ پر ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے سکندر شاہ کے آدمی پھر سے مجھے اٹھانے کے لیے آ گئے ہوں۔ اگلی صبح بھی سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمارے گھر کے باہر گاڑیوں کی لائن لگ گئی۔ سکندر شاہ نے خود آنے کی بجائے شہر کے معززین اور کچھ بااثر سیاست دانوں کو بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے ابو کو پیار اور دھمکی کے ملے جلے لہجے میں سمجھایا کہ سکندر شاہ جیسا امیر اور طاقتور آدمی اگر رشتہ مانگ رہا ہے تو اسے غنیمت سمجھے، ورنہ وہ چھیننا بھی جانتا ہے اور وہ میری زندگی برباد بھی کر سکتا ہے۔ ابو نے اپنی سفید داڑھی کا واسطہ دے کر ان سے منت کی کہ وہ ایک پڑھی لکھی بچی کو ایک ادھیڑ عمر شخص کی چوتھی بیوی نہیں بننے دیں گے، لیکن ان لوگوں کے دل پتھر کے تھے، وہ بھی سکندر شاہ کی وجہ سے مجبور تھے۔ جب وہ لوگ ناکام لوٹے تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم اگلی صبح کی فلائٹ کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اسی وقت کچھ ضروری سامان لے کر شہر چھوڑ دیں گے۔ لیکن سکندر شاہ کے کارندوں نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ہماری ہر نقل و حرکت کی اطلاع اسے دی جا رہی تھی، اور اس بات کا ہمیں نہیں پتہ تھا۔ رات کے آخری پہر جب ہم خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک پورے علاقے میں کتوں کے بھونکنے اور گاڑیوں کے ٹائروں کی رگڑ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چند ہی سیکنڈ میں درجنوں مسلح افراد نے ہماری دیواریں پھاند کر گھر کے اندر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سکندر شاہ خود کالی واسکٹ اور سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے نہایت سکون سے آ کر ہمارے صحن میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک مولوی صاحب اور دو گواہ تھے۔ اس نے ابو کی طرف دیکھ کر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، شاہ جی، آپ نے مجھے اپنی چوکھٹ پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے شرافت سے رشتہ بھیجا تھا، آپ کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو شاید تماشا پسند ہے۔ چلیں، آپ کو تماشا پسند ہے تو تماشا لگا لیتے ہیں۔ اس کے ایک اشارے پر 4 بندوق برادروں نے ابو اور میرے بھائی کے سروں پر رائفلیں تان لی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری امی کی چیخیں مار کر ان کے پیروں میں گر گئیں، لیکن ان ظالموں کے چہروں پر جوں تک نہ ریگی۔ فضا میں صرف بندوقوں کے لوڈ ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میری امی کی سسکیاں باقی رہ گئی تھیں۔ ہم نے ان کی بہت منتیں کیں، لیکن ان پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ سکندر شاہ نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہنے لگا، اگر ابھی تم نے اس نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے تو تمہارے باپ کی سفید داڑھی اس کے اپنے خون سے رنگ دی جائے گی۔ اور کیا تم یہ چاہتی ہو؟ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل ایک اندھیری کھائی کی مانند نظر آ رہا تھا، لیکن اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے کانپتی ہوئی آواز میں نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں سکندر شاہ ولد حیدر شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو ایک لمحے کے لیے تو میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔
मैंने अपने बाप की भीगी हुई आंखों की तरफ देखा और लरसते हुए होंठों से 3 बार कबूल है कह दिया था। उन लोगों ने मेरे भाई के सर पर भी बंदूकें रखी हुई थी। बंदूकों के साए में उस अधीर उम्र शख्स ने मेरी ज़िंदगी की तमाम रानाइयाँ मुझसे छीन ली और मैं अपनी अम्मी के बयान और अब्बू की बेबस नज़रों के सामने उसकी गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर दी गई थी और आखिर मजबूर होकर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही हम लोग हवेली पहुँचे, सिकंदर शाह की हवेली में मेरा पहला कदम किसी अंधेरी कब्र में उतरने के बदरादर था। वो हवेली बाहर से जितनी ज़्यादा आलीशान थी, अंदर से उतनी ही हैबतनाक मालूम होती थी। मुझे एक ऐसे कमरे में पहुंचा दिया गया जहां हर तरफ रेशमी पर्दे, कीमती फानूस और सोने के काम वाले बिस्तर मौजूद थे, लेकिन इन दीवारों से मुझे सिर्फ वहशत आती थी। निकाह की अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मैं अब एक ऐसे कैद खाने में हूँ जहाँ मेरी मर्ज़ी के बगैर हवा भी दाखिल नहीं हो सकती थी। सिकंदर शाह ने मुझे कीमती जेवरात और रेशमी लिबासों में लाद दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सोने की जंजीरें भी आखिर जंजीरें ही होती हैं। अभी इसी सदमे को चंद दिन गुजरे थे, एक ऐसी खबर आई जिसने मेरी रूह को रेजा रेजा कर दिया कि मेरे घर में बहुत ही दुख फैल चुका था। मेरी प्यारी अम्मी, जो मेरे निकाह के वक़्त से ही निढाल थी, जब मैंने आते हुए उन्हें देखा था तो वो रोते हुए गिर गई थी। उस सदमे को झेल न सकीं और अल्लाह को प्यारी हो गई। मैंने सिकंदर शाह के सामने हाथ जोड़े पैरों में गिरी कि मुझे एक बार मेरी माँ का चेहरा देखने दो, लेकिन उस जालिम ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मुझे घर से निकलने नहीं दिया था। मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार तक न कर सकी और ये दुख मेरे दिल में एक सुलगते हुए अंगारे की तरह हमेशा के लिए बैठ गया। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बू बिल्कुल टूट गए थे। वो अकेले हो गए थे और फिर मेरे भाई उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ कनाडा ले गया, क्योंकि यहाँ उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। हवेली में वक़्त गुजरने के साथ साथ सिकंदर शाह का मुझ पर एतबार कुछ बढ़ने लगा था। जब मेरे वालिदैन कनाडा चले गए, मेरे भाई कनाडा चला गया, तो उसे लगा कि शायद अब मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगी, या शायद उसे ये वहम हो गया था कि अब मैं उसकी दौलत और रौब के सामने हार मान चुकी हूँ और ख़ुद को उसकी बीवी तस्लीम कर चुकी हूँ। वो अक्सर सियासत और अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों के दौरे पर रहता था। उसने अपनी हवेली में मेरे लिए हर आसाइश मुहैया की थी, मगर मेरी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए 2 खादमाओं को मुकर्रर किया गया था। मैंने बड़ी महारत से उन खादमाओं का दिल जीतना शुरू किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अब मैं ज़िंदगी की आदी हो चुकी हूँ। इसी दौरान मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की एक पुरानी सहेली फ़रा से छुपकर रब्ता करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। फ़रा ने मेरे अब्बू से रब्ता किया और फिर कनाडा से मेरे फ़रार का एक मुकम्मल मंसूबा तैयार किया गया। मेरे पासपोर्ट और इमिग्रेशन के कागजात भाई ने खुफिया तौर पर एक सफारती कोरियर के ज़रिए फ़रा तक पहुंचा दिए थे। फ़रा तक कागजात पहुंचते ही फ़रा ने फिर से मुझसे रब्ता किया। फ़रार के लिए मैंने उस दिन का इंतखाब किया जब शाहबाज खान के एक सियासी जलसे के लिए सिकंदर शाह इस्लामाबाद गया हुआ था और हवेली के ज़्यादातर गार्ड्स उसके साथ थे। मैंने अपनी एक खादमा को, जो मुझसे काफ़ी मानूस हो सकी थी, मेरे साथ रहने की आदी थी, लालच और हमदर्दी के जाल में उलझाया और उसे बावर कराया कि मुझे अपनी अम्मी के मज़ार पर फातिहा पढ़ने जाना है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। उसने डरते डरते ड्राइवर से बात की और हम शाम के साए गहरे होते ही हवेली से निकले थे। रास्ते में मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे अपनी सहेली के घर से कुछ ज़रूरी सामान उठाना है, जो मैंने इम्तिहानात के दौरान वहां छोड़ा था। जैसे ही गाड़ी फ़रा के घर के करीब रुकी, मैंने उसे वहीं इंतज़ार करने को कहा था और खुद अंदर चली गई थी। जब मैं फ़रा के घर पहुंची तो वहां फ़रा पहले से तैयार थी। उसने मेरा हुलिया बदला, मुझे बुर्का पहनाया और हम पिछले दरवाजे से निकलकर एक दूसरी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए थे। वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे तवील और दहशतनाक सफ़र था। मुझे एक एक लम्हा खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं कोई हमारा पीछे से पीछा तो नहीं कर रहा या कोई मुझे ढूंढ तो नहीं निकालेगा। मुझे हर मोड़ पर सिकंदर शाह के मुसल्लह आदमी नज़र आ रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचकर जब मैंने इमिग्रेशन काउंटर पार किया और जहाज़ की नशिस्त पर बैठी तो मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलने लगे थे।
जब जहाज़ ने फ़ज़ा में बुलंदी इख्तियार की तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे बरसों बाद मेरे सीने में सांस बहाल हुई हो, या बरसों बाद कोई परिंदा किसी कैद से आज़ाद हुआ हो। कनाडा पहुंचकर जब मैंने अपने बूढ़े बाप को देखा तो वो मुझे पहचान भी ना सके। उनकी वो लाडली बेटी अब एक संजीदा और खामोश औरत बन चुकी थी। मैंने वहाँ सिकंदर शाह से कानूनी तौर पर खुला ले ली और फिर हम हमेशा के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। वहाँ मैंने अपनी PhD मुकम्मल की और आज मैं एक कामयाब प्रोफेसर हूँ। मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जो मेरी रूह का हमसफ़र है, लेकिन आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वो तमाम लड़कियाँ याद आती हैं जो सिकंदर शाह जैसे दरिंदों के चुंगल में फंसी हुई होती हैं। मैंने ये सीखा है कि जब तक इंसान के अंदर जीने की तड़प और लड़ने का हौसला बाकी है, उसे दुनिया की कोई ताकत जंजीरों में नहीं जकड़ सकती। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुँचे।